सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 4 अगस्त के तीनों ही शिफ्ट में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के एनालिसिस की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आपका एग्जाम चल रहा है और मेरे मित्र लगातार नए सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। नए सवाल इन द सेंस कि सवाल का जो लैंग्वेज है वो आपको चेंज नजर आ रहा है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 4 अगस्त के जो तीनों शिफ्ट में साइंस के सवाल पूछे गए हैं उसका लैंग्वेज और पैटर्न क्या रहा है। साथ ही ध्यान में रखिएगा, इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट का कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन आप सबों से पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि एक तंत्रिका कोशिका का कौन सा विशिष्ट भाग तंत्रिका आवेग को कोशिका काय सेल बॉडी साइटोन से दूसरे न्यूरॉन या पेशियों तक ले जाता है। मेरे मित्र, अगर आपने कल वाली सेशन देखा होगा और आज आपका पेपर होगा तो मेरे मित्र इस सवाल को आप आसानी से क्लियर कर लिए होंगे। मैंने आपको कल ही ये डिस्कस करा था आपके साथ कि जब भी हम लोग न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। अब मेरे मित्र, इस न्यूरॉन में जो आप सभी ये देख रहे हो, ये इस तरह से जो छोटी छोटी संरचनाएं निकली हुई है, इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। हिंदी में इसी को ध्रुमिका कहते हैं। और मेरे भाई, ये जो आपको यहाँ पे गोल जैसी संरचना दिख रही है, ये न्यूक्लियस कहलाता है। और न्यूरॉन का ये पूरा स्ट्रक्चर आप सभी कहते हैं गुरुजी सेल बॉडी कहलाता है। अब आप सभी ने ये देखा था कि जो एक लंबा डेंड्राइट्स होता है, उस लंबे डेंड्राइट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोन। और ये एक्सोन यहाँ पे लास्ट में क्या होता है सर? इंड होता है। और इस पॉइंट को हम लोग एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। एक्सोन किससे ढका होता है? माइलिन शीथ से। दो एक्सोन के बीच में जो गैप होती है उसको हम लोग नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि सर न्यूरॉन की संरचना क्या होती है। यहाँ पे सवाल ये है कि न्यूरॉन की जो संरचना में अलग अलग पार्ट हैं उसका कार्य क्या है। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि भाई साहब, ये जो डेंड्राइट्स है ये क्या करती है? तो आपके बॉडी में जो संवेदी अंग हैं सर, संवेदी अंग से सूचना को न्यूरॉन के सेल बॉडी में ले जाता है। ध्यान से समझना कि जो डेंड्राइट्स है ये क्या करता है? संवेदी अंग से सूचना को न्यूरॉन तक ले जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सर न्यूरॉन तक ले जाता है। तो आप देख रहे हो कि ये डेंड्राइट्स किससे जुड़ा हुआ है? सेल बॉडी से। तो मेरे मित्र, जो संवेदी अंग से इसको सूचना मिलेगी, डेंड्राइट्स उसको एक्सेप्ट करेगा या आप कह सकते हो ग्रहण करेगा, और उसको कहां लेके चला आएगा सर? इस सेल बॉडी के अंदर लेके चला आएगा। अब वो जो सूचनाएं होगी वो किस में बदलेगी? इस सेल बॉडी के द्वारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जिसको हम लोग विद्युत आवेग कहते हैं। और मेरे मित्र, उस सूचना को इस सेल बॉडी या साइटोस्टोम से दूर कौन ले जाएगा? आप सभी कहते हो गुरुजी एक्सॉन। मतलब न्यूरॉन से आप कह सकते हो कि सेल बॉडी से सूचना एक्सोन के द्वारा दूर जाता है। एक्सोन के द्वारा दूर जाता है। अब मेरे मित्र, आप सभी ध्यान दो कि जो सूचना है या आवेग है वो एक्सोन के थ्रू सेल बॉडी से दूर जाता है। कहां तक जाएगा? तो मेरे मित्र, अगर यहां पे दूसरा न्यूरॉन होगा तो उसको ट्रांसफर कर देगा या फिर पेशी कोशिका को ट्रांसफर कर देगा। और ध्यान रखना कि दो न्यूरॉन का जो आपस में जुड़ने का पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी याद रखेंगे, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो सवाल देखिएगा क्या पूछ रहा है कि एक तंत्रिका कोशिका का कौन सा विशिष्ट भाग तंत्रिका आवेग को कोशिका काय से दूर दूसरे न्यूरॉन या पेशियों तक ले जाता है। आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा एक्सोन हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? एक्सोन हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में एक्सोन जरूर रहा होगा और सर एक्सोन ही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ध्यान रखना आप सभी कि ये जो माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ क्या करता है? आप देख रहे हैं कि एक्सोन के ऊपर में है ये, और ये क्या कर रहा है सर? एक मोटा सा लेयर बना रहा है। ये माइलिन शीथ एक्सोन का रक्षा करता है या आप कह सकते हो सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट सवाल देखो क्या पूछा गया, लैंग्वेज कैसा है। सवाल ये है कि यदि 500 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से उसकी प्रारंभिक ऊंचाई की तुलना में दोगुनी ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे मित्रों, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी, अगर हम लोग स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं गुरुजी ये mgh होता है।
और इसी को हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी परिभाषित करते हैं। और जब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे मित्रों, आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आप सिंपल बताओ कि अगर हम आपसे ये कहें कि ये जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, ये किसके किसके समानुपाती है, तो आप सभी कहेंगे सर जी का मान तो हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड ही स्क्वायर ही लेते हैं, और चूंकि ईपी इक्वल टू mgh है तो ये सर वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती है। साथ ही आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी जो ऊंचाई है उसके समानुपाती होगा, और जी का वैल्यू तो आप सभी कहते हैं सर क्वेश्चन में दिया होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लें या फिर हम लोग 10 लें सुविधा के अनुसार। तो आप देख रहे हो कि जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो वस्तु जिस ऊंचाई पर होती है उस ऊंचाई के समानुपाती होता है। तो मेरे मित्र कहा जा रहा है कि प्रारंभिक ऊंचाई की तुलना में ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए, तो आप सभी कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर यह प्रभाव पड़ेगा कि सर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी मेरे भाई। तो सही उत्तर आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं दोगुना ऊर्जा जरूर दिया होगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि यदि प्लेटेलेट्स का मुख्य कार्य रक्तस्राव को रोकना है, यानी कि ब्लड का जो सेक्रेशन होता है आपकी बॉडी से उसको रोकना है, तो रक्त में मौजूद श्वेत रक्त कोशिका का प्राथमिक कार्य क्या है। मेरे मित्रों आप सभी ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं ब्लड की, किसकी बात करते हैं, ब्लड की, तो ब्लड के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, और ये किस रूप में होते हैं, आप सभी कहते हैं सर एक तो सॉलिड पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है। मेरे भाई जो लिक्विड पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप कहते हो प्लाज्मा, क्या कहते हो, प्लाज्मा। और जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें कौन आ जाता है, आरबीसी, और कौन आ जाता है, डब्ल्यूबीसी, और कौन आ जाता है, आप सभी कहते हैं सर प्लेटलेट्स आ जाता है। कौन आ जाता है, प्लेटलेट्स आ जाता है। आप सभी क्या कहते हो कि सर इसी प्लाज्मा में ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्या होते हैं, सर धसे रहते हैं। मेरे मित्रों आरबीसी का काम क्या है, तो आप सभी कहते हो हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना। ये जो डब्ल्यूबीसी है इसका काम क्या है, तो आप सभी कहते हो गुरुजी इसका काम होता है संक्रमण से लड़ना। इसका कार्य क्या होता है, संक्रमण से लड़ना। और साथ ही इस डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर सोल्जर ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर का सैनिक कहते हैं। सोल्जर ऑफ द बॉडी, शरीर का सैनिक कहते हैं। प्लेटलेट्स आप सभी कहते हो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। मेरे मित्र आपसे आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, यदि प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्तस्राव को रोकना है, तो प्लेटलेट्स जो ब्लड का सेक्रेशन होता है उसको कैसे रोकती है, सर उसको क्लॉट करके, थक्का बना करके। तो रक्त में मौजूद श्वेत रक्त कोशिका का प्राथमिक कार्य आप सभी कहेंगे गुरुजी संक्रमण से लड़ना होगा। प्राथमिक कार्य क्या होगा, आप कहेंगे संक्रमण से लड़ना। तो आपके ऑप्शन में संक्रमण से लड़ना या संक्रमण टाइप से कुछ ऑप्शन जरूर होगा, और उम्मीद करेंगे कि आपने इसका सही उत्तर दिया होगा। इस सवाल को देखो, कह रहा है कि यदि किसी गंभीर चोट के कारण मानव की रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो शरीर का कौन सा मुख्य कार्य या भाग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि आपके बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड का एक अहम रोल है। क्यों अहम रोल है, क्योंकि आपके पूरे बॉडी में जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन क्या करती है, अलग अलग अंगों से संवेदना को ग्रहण करती है, और फिर उस संवेदना को वो क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से आपके ब्रेन तक भेजती है। आपका ब्रेन उस मैसेज को सुनता है और फिर मैसेज को क्या करता है, एक्शन मोड में रिप्लाई देता है कि आपको अब एक्शन करना है। तो मेरे मित्र आपके बॉडी से जो अलग अलग तरह की संवेदनाएं आपके ब्रेन तक जाती है वो किसके थ्रू जाती है, सेंसरी मोटर के थ्रू जाती है। किसके थ्रू जाती है, सर सेंसरी मोटर के थ्रू जाती है, यानी कि आप कह सकते हो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाती है। अब मेरे मित्र जो ब्रेन ने एक्शन देने के लिए कहा है वो ब्रेन एक्शन जो बॉडी का पार्ट लेगा उसके तक कैसे सूचना पहुंचाएगी, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन जो है वो संवेदना को आपके ब्रेन तक पहुंचाता है, और जो मोटर न्यूरॉन है वो आप उस संवेदना के अनुदिश क्या एक्शन लेंगे, उस संवेदना के प्रभाव में आप क्या कार्य करेंगे, ये सर कौन करवाता है, मोटर न्यूरॉन करवाता है। अब ध्यान देना कि सेंसरी या फिर मोटर न्यूरॉन ये दोनों ही किसके सहारे मैसेज को ले जाएगी ब्रेन तक, सर स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ के हड्डी के सहारे। तो मेरे मित्र अगर स्पाइनल कॉर्ड क्षतिग्रस्त हो जाए
तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारा जो सेंसरी न्यूरॉन है और जो मोटर न्यूरॉन है ये दोनों प्रभावित होगा। चोट के नीचे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन आप कहेंगे दोनों प्रभावित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो भी सूचनाएं जाती है उन सभी को कौन लेके जाता है? सर स्पाइनल कोड। और चूंकि स्पाइनल कोड में सूचनाओं का पूरा संग्रह होता है, इसलिए मेरे मित्र हम लोग कहते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन कहां उत्पन्न होता है? आप कहते हो स्पाइनल कोड में उत्पन्न होता है। तो सवाल यह है कि यदि किसी गंभीर चोट के कारण मानव की रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हो जाए तो शरीर का कौन सा मुख्य कार्य या भाग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चोट के नीचे का चोट के नीचे का चोट के नीचे का सेंसरी एवं मोटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के कार्य प्रभावित होंगे। क्या होंगे? प्रभावित होंगे। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आपसे पूछ रहा है कि 1 मोल एथेनॉल C2H5OH के पूर्ण दहन पर कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होगा? इस रिएक्शन को मैंने आपको कल भी कराया था। ध्यान देना कि जब भी ऐसा सवाल पूछे रिएक्शन टाइप, तो वहां पे आपको पहले तो जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया को लिख लेना है और फिर उस अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सर कौन से पदार्थ कितने मोल के रूप में शामिल है। आप अल्कोहल की बात करते हो C2H5OH, जब इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हो तो आप सभी ने देखा कल कि सर ये CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करेगी। उष्मा एवं आप सभी कहेंगे गुरुजी ये प्रकाश उत्पन्न करेगी। आज आपसे सवाल ये नहीं पूछा कि एथेनॉल के पूर्ण दहन से निम्न में से क्या बनेगा। आज आपसे ये सवाल पूछा कि एथेनॉल का दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, तो ये बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल होगा। मेरे मित्र जब भी ऐसे सवाल मिलेंगे पहले तो हम उसका अभिक्रिया लिखेंगे और उसके बाद हम उस समीकरण को, जो अभिक्रिया समीकरण है, इसको क्या करेंगे? आप सभी याद रखना, बैलेंस करेंगे। आप अगर गौर से देखो तो इधर आपका क्या है? सर कार्बन की संख्या 2 है, लेकिन इधर आप देखो तो कार्बन की संख्या 1। अगर आप यहां पे 2 रख दो तो आप सभी कहेंगे सर कार्बन की संख्या 2 तो हो गई, कार्बन की संख्या 2 तो हो गई, लेकिन ये ऑक्सीजन 4 हो गया और इधर ऑक्सीजन कितना है? आप सभी कहेंगे गुरुजी 1 ऑक्सीजन उधर भी है, तो हम लोग कहेंगे 5, और इधर देखो 2 ऑक्सीजन यहां और 1 ऑक्सीजन यहां, आप कहेंगे गुरुजी ये 3 अनबैलेंस्ड हो गया। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो कि इधर हमारा 5 है, इधर क्या है हमारा 5। अगर हम यहां पे क्या करें, अगर हम क्या करें कि ये हाइड्रोजन की संख्या को देखें, किसको? हाइड्रोजन की संख्या को देखें, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर हाइड्रोजन यहां पे 5 है। हाइड्रोजन कितना है हमारा यहां पे? 5 और 1 ये हाइड्रोजन 6। इधर हाइड्रोजन आपका कितना है? आप कहेंगे 2। मेरे मित्र लीजिए पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हमारा हाइड्रोजन 6 हो गया, भले ही ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। इधर हमारा 4 ऑक्सीजन और इधर हमारा 4 3 7 ऑक्सीजन। कितना? आप सभी कहेंगे सर ये 2 और 2 4 और इधर कितना? सर 7। लेकिन इधर आप कहोगे सर 2 और 1 3 ही ऑक्सीजन है। मेरे मित्र अगर हम यहां पे 3 लगा दें तो 3 दूना 6 और 1 7 ऑक्सीजन इधर हो गया, 7 ऑक्सीजन उधर हो गया, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, हाइड्रोजन कितने इधर? तो आप कहेंगे 6, सर हाइड्रोजन इधर भी 6। हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। मेरे मित्रों आप सभी ध्यान दो कि इस बैलेंस समीकरण में आप क्या देख रहे हो कि C2H5OH ये पूरा अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसके पीछे कोई कोफिशिएंट नहीं लगा है, तो ये C2H5OH अल्कोहल का क्या है? 1 मोल। अल्कोहल का 1 मोल ये ऑक्सीजन के 3 मोल से अभिक्रिया कर रहा है। ऑक्सीजन के कितने मोल से अभिक्रिया कर रहा है? 3 मोल से अभिक्रिया कर रहा है और उत्पाद के रूप में क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे 2 लगा है, कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल और H2O का क्या बना रहा है? सर 3 मोल बना रहा है। सवाल आपसे यही है कि 1 मोल एथेनॉल के पूर्ण दहन पर कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी 2 मोल CO2 का उत्पादन होगा। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे सवाल को समझ पाए होंगे। इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि जब एक धात्विक चालक को किसी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना घटित होती है? मेरे भाई आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के चलते प्रेरित धारा उत्पन्न होती है
और जब भी चुंबक और कुंडली के बीच में सापेक्ष गति होगी तो आप कहेंगे प्रेरित धारा ही उत्पन्न होगी वैद्युत चुंबक प्रेरण सिद्धांत के अनुसार। तो सवाल है कि धात्विक चालक को बदलते हुए चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना घटित होगी? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि गुरुजी प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। और ये जो विभवांतर और प्रेरित धारा उत्पन्न होगा ये किसके चलते? आप कहेंगे सर चुंबकीय प्रेरण के चलते। किसके चलते? चुंबकीय प्रेरण के चलते। अब ध्यान रखना कि सर चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली या चालक के सापेक्ष गति के कारण जो आपका विभवांतर या प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है, इसमें प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा बताया जाएगा? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। भौतिकी के नियमानुसार किसी वस्तु पर किया गया कार्य किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो मेरे मित्र आप कहेंगे जब बल और विस्थापन के बीच में एंगल ना बन रहा हो तो किया गया कार्य आप कहेंगे W = Fs होगा, और जब बल और विस्थापन के बीच में एंगल बन रहा हो तो किया गया कार्य W = Fs cos थीटा होगा। मतलब क्या हुआ कि सर किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य होगा वो किस पर निर्भर करेगा? आप कहेंगे बल, बल विस्थापन, बल विस्थापन एवं बल एवं विस्थापन के बीच बने कोण पर, एवं बल एवं विस्थापन के बीच बने कोण पर, बने कोण पर। तो ये तो बहुत ही इजी सा सवाल था, ठीक है। इस सवाल को देखो, कह रहा है कि जब दो समान कांच के प्रिज्म को एक दूसरे के विपरीत, एक सीधा और एक उल्टा संयोजन में रखा जाता है तो पहले प्रिज्म और श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती है तो दूसरे प्रिज्म से बाहर निकलने वाली प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ता है? मेरे मित्र न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट करा था और शायद मैंने आपको रिसेंटली इस चीज के बारे में कहीं पे बताया भी है। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहीं पे पढ़ाया हो तो यस 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 ये यहीं पे है, बहुत ज्यादा दूर तो हमें जाना भी नहीं। आप देखो कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन आप सबों को मालूम है। क्या मालूम है सर? हमें मालूम है कि अगर श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और श्वेत प्रकाश की 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मेरे मित्रों जब हम इसी श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट को किसी वैसे प्रिज्म से गुजारे जो कि क्या हो, एक के सापेक्ष उल्टा हो, तो आपको जो यहां पे इस दोनों ही प्रिज्म से परावर्तन के बाद लाइट मिलेगी वो क्या होगा सर? व्हाइट लाइट ही होगा, यानी कि श्वेत प्रकाश ही होगा। तो सवाल आपसे वही है कि जब दो समान कांचों के प्रिज्म को एक दूसरे के विपरीत संयोजन में रखा जाता है और पहले प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती है तो दूसरे प्रिज्म से बाहर निकलने वाली प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप सभी कहेंगे श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है, श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। ये बात आप सभी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस सवाल को देखो क्या कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अत्यधिक वृद्धि होने पर समुद्री जल के रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है? आप सभी कहेंगे अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड है। और मेरे मित्र हालांकि ये अधातु के डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, तो हम ये कह ही सकते हैं सरल भाषा में अधात्विक ऑक्साइड है। और आप सबों को मालूम है कि इस अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? आप सभी कहते हैं अम्लीय। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। तो अगर हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो आप सभी कहेंगे कि समुद्री जल का जो पीएच लेवल होगा वो घट जाएगा और समुद्री जल क्या होगा? आप सभी कहेंगे अम्लीय बोले तो एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय बोले तो एसिडिक हो जाएगा। तो सर ऐसे सवाल भी पूछे गए थे, आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लोहे या स्टील को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? आप सभी कहेंगे गुरुजी गैल्वेनीकरण, या इसी को हम लोग यसद लेपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यसद लेपन भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग शुद्ध इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन कहते क्या है? तो आप सभी कहेंगे धातुओं को जंग से बचाने की एक प्रक्रिया है। अच्छा, धातुओं को जंग से बचाने की बहुत सारी प्रक्रिया हैं जिसमें हम लोग ऑयल और ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, पेंट करते हैं, या फिर आप सभी क्या कहते हो जस्ता का लेप चढ़ाते हैं। एल्युमिनियम का अगर कोई मटेरियल है तो उसको हम लोग जंग से बचाने के लिए एनोडाइजिंग करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। और एनोडाइजिंग के केस में एल्युमिनियम का एनोड बनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे।
इस सवाल को देखो कि पानी में डूबी हुई लोहे की कील या पानी से भरे बर्तन की तली थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यह किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है। मेरे मित्र, आप पानी में किसी भी डूबी हुई लोहे की कील को देखो या पानी से भरे बर्तन की तली को देखो, आपको थोड़ा वो ऊपर उठा दिखाई पड़ेगा। सर, हलवाई की दुकान में रखा हुआ जो काउंटर में रसगुल्ला होता है वो आपको बड़ा दिखाई पड़ता है। सर, किसी पानी से भरे ग्लास में आप किसी पेंसिल को ऐसे रखो तो पेंसिल मुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, किसी नदी में आप बैठते हो अपना पैर उसमें डुबो करके, तो आप पाते हो कि पैर की जो मोटाई है वो वास्तविक से थोड़ा सा ज्यादा है। ये सब घटना किसके वजह से होती है? याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होती है। किसके वजह से होती है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मेरे मित्र वो कुछ मुड़ जाती है, और प्रकाश के मुड़ने की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस सवाल को देखो, कह रहा है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से परे रखी हुई वस्तु को जब मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र की ओर हस्तांतरित किया जाता है तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे मित्र, प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु के आकार का बनना शुरू हो जाएगा या वस्तु के आकार के बराबर होना शुरू हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर हमसे सवाल यह कहता कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र के परे रखी वस्तु को मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र की ओर हस्तांतरित किया जाता है, ये कहा जा रहा है। अगर ये कहता कि वक्रता केंद्र से परे रखा हुआ वस्तु है तो उसकी प्रकृति कैसी होती? तो हम सभी कहते हैं वास्तविक, उल्टा और छोटा। कैसे? देखो, यहां पे मेरे मित्र ये हमारा अवतल दर्पण है और आप सभी कहोगे ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से परे रखी है वस्तु तो हम यहां रख दें। आप कहेंगे एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। सर, एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के अनुदिश आएगी। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये ऐसे आएगी तो ऐसे ही रिटर्न भी जाएगी। तो प्रतिबिंब हमारा कहां बना? सर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वास्तविक तो है, उल्टा भी है, लेकिन वस्तु से छोटा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वक्रता केंद्र के परे रखी वस्तु को, यानी कि ये जो वस्तु को आपने वक्रता केंद्र से परे रखा है, जब इसको मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र की ओर हस्तांतरित करेंगे तो जैसे जैसे आप इसको यहां लाएंगे और मान लो कि आप यहां ले आए तो आप सभी कहेंगे प्रतिबिंब हमारा क्या होगा? वक्रता केंद्र पर होगा तो समान आकार का बनेगा। तो मेरे मित्र, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से परे रखी वस्तु को जब मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र की ओर हस्तांतरित किया जाएगा तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप सभी याद रखना कि प्रतिबिंब वस्तु के साइज की ओर, ठीक है, अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सर वक्रता केंद्र पर आ जाएगा तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान आकार का बनेगा। तो हमने उसी चीज को ऐसे लिखा कि प्रतिबिंब वस्तु के साइज की ओर अग्रसर हो जाएगा, मतलब वस्तु के बराबर साइज की ओर आना शुरू कर देगा। तो आपके ऑप्शन में जरूर इस टाइप का ऑप्शन रहा होगा, ये बात ध्यान में रखना। वस्तु के साइज की ओर अग्रसर हो जाएगा, वस्तु के यहां पे समान लिख लो, वस्तु के समान साइज की ओर अग्रसर हो जाएगा जैसे जैसे हम उसको वक्रता केंद्र की ओर लेते जाएंगे। ठीक है, इस सवाल को देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा? मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी वैसा चालक जिसकी जो प्रतिरोध है वो कम हो, जिससे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सर्वोत्तम चालक। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं होमवर्क में आप सबों के लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट करके बताइएगा कि सर सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है। इस सवाल को देखो, कह रहा है कि जंतुओं को भोजन के ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा मुख्य रूप से किस रूप में प्राप्त होती है, जिसे कोशिकाओं की ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं? लोग कर लो बात। आप कहेंगे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी एटीपी को जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी भी कहा जाता है। और श्वसन क्या है? तो सर आपके द्वारा जो भोजन किया जाता है उस भोजन को पचाकर उससे ऊर्जा मुक्त करने की एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आयरन ऑक्साइड के अयस्कों को अशुद्धियों से सांद्रित या अलग करने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का उपयोग किया जाता है? मेरे मित्र, आयरन ऑक्साइड जो होंगे ये लोहा के ऑक्साइड है और लोहा चुंबक से आकर्षित होता है, तो याद रखना कि इसके लिए हम लोग चुंबकीय पृथक्करण मेथड का उपयोग करते हैं। किसका? चुंबकीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में बेकिंग सोडा का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में सोडा के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सर NaHCO3 का।
सोडियम बाइकार्बोनेट का। और मेरे मित्र अम्ल के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एसिड के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप सभी कहते हैं गुरुजी तनु H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सबों को मालूम है कि ये जो NaHCO3 है ये क्या है, आप सभी कहेंगे सर धातु के बाइकार्बोनेट है और ये तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा। तो आप सभी ने तो ये पढ़ा है ना, आप सभी ने ये पढ़ा है ना कि सर धातु के बाइकार्बोनेट, धातु के बाइकार्बोनेट कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तब ये कौन सी गैस उत्पन्न करता है, आप सभी कहते हैं लवण और जल तो बनेगा सर, लेकिन मुख्य रूप से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा और अग्निशामक यंत्र आग बुझाने के काम आएगा। तो मेरे मित्रों आपसे सवाल है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में बेकिंग सोडा का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है, आप सभी क्या कहेंगे, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करना, ये ध्यान में रखेंगे। इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि यदि 2000 वाट के एक हीटर को 2 घंटे तक लगातार चलाया जाता है तो इसके द्वारा खपत की गई कुल उष्मा ऊर्जा का मान जूल में कितना होगा। मेरे मित्रों आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पावर यहां पे 2000 वाट है और टाइम हमारा 2 घंटा है, 2 आवर है। अब हमसे पूछ रहा है कि कुल उष्मा ऊर्जा का मान क्या होगा, यानी कि E इक्वल टू वाट। आप सभी कहते हो कि सर P इक्वल टू हम E बटा T लिखते हैं, तो हम E इक्वल टू यहाँ पे P इंटू T लिखेंगे। बहुत बढ़िया चिला, लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पे ये जो आवर है इसको सेकंड में बदलना होगा और 1 घंटा में 3600 सेकंड, तो 2 घंटा में आप क्या कहोगे, 3600 को गुना कर देंगे। मेरे मित्र ये कितना हो जाएगा, 7200 सेकंड। अब ध्यान दो कि हम सीधे E इक्वल टू पावर आपका कितना है 2000 गुना सर ये 7200 सेकंड, सर गुना कर लेना, यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज जो छात्रों के द्वारा क्वेश्चन भेजे गए थे वो मेरे मित्र 17 क्वेश्चन थे और ये भी बहुत उठा पटक के बाद जो है वो क्वेश्चन हासिल हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका अगले शिफ्ट में पेपर है मेरे मित्र, अगर आपका कल पेपर है तो आप सभी इस नंबर पे अपना क्वेश्चन एग्जाम के बाद जरूर भेजिए ताकि एनालिसिस कराने में थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो जिस किसी भी छात्र का सर 5 तारीख को पेपर है तो भाई मेरे आप सभी इस नंबर पे पेपर के बाद आपको जो भी क्वेश्चन याद है व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही ध्यान में रखना सारे सवाल एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं और इसीलिए आप लोगों की सुविधा के लिए मेरे मित्र जो एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच है उसको सर 24 घंटा के लिए, अगले 24 घंटा के लिए सर 299 में कर दिया गया है। तो आप सभी छात्र अगर एनसीईआरटी रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे मित्र इस बैच में आप शामिल हो सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि सर हमें और एग्जाम की तैयारी करना और हम प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो मिशन सिलेक्शन बैच से जुड़ सकते हैं जिसमें एनसीईआरटी प्लस 4000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस मिलेगा और इसको केवल और केवल आप 399 में इनरोल कर सकते हैं। बैच से संबंधित जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मेरे मित्र इस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये एनालिसिस आप सबों के लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।